नमस्ते दोस्तों, लीड पार्टी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 6 का ब्लॉक 4 जो कि अमेरिकन प्रोज है। ये ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम में इसमें से कई बार सवाल आते हैं और वो भी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आप अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 500 to 800 वर्ड्स के आंसर में तो लिखेंगे ही। इसलिए इस ब्लॉक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस ब्लॉक को हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे हम रेवोल्यूशनरी प्रोज से, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल कंसोलिडेशन, फिर रोमांटिसिज्म का दूसरा पहलू, नेक्स्ट है सिविल वार प्रोज और फिर है पोस्ट सिविल वार प्रोज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब मैं ब्लॉक 2 आपको करा रही थी तो मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में अमेरिकन प्रोज के बारे में बताया है। तो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 दोनों को अगर आप कंबाइन करके वीडियो देखेंगे तो आपका अच्छे से ये ब्लॉक 4 तैयार हो जाएगा। तो पहली यूनिट है द रेवोल्यूशनरी प्रोज। तो ये पीरियड है 1775 से लेके 1783 तक का। तो रेवोल्यूशनरी प्रोज हम स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि अमेरिका एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अमेरिकन पर, या जो कहिए कि कॉलोनिस्ट पर, ऐसे टैक्स लगाना शुरू करे जो कि कॉलोनिस्ट को बहुत ही बुरे लगने लगे। जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट टैक्सेस जो थे, शुगर एक्ट जो कि 1764 में लगाया गया, स्टैम्प एक्ट जो कि 1765 में लगाया गया, और फिर था टी टैक्स, इसी को फॉलो करता था टी टैक्स। तो इन तीनों टैक्सेस ने अमेरिकन्स या कॉलोनिस्ट जो थे उस टाइम के, उनके अंदर बहुत ही गुस्सा भर दिया था। वो लोग ये टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो इसके लिए टी टैक्स के ख़िलाफ़ जब कॉलोनिस्ट ने बोस्टन में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया तो ये प्रोटेस्ट उस टाइम बोस्टन टी पार्टी के नाम से फेमस हुआ, और ये हुआ था 1773 में। ये वही समय था जब 13 कॉलोनीज़ जो थी वो एक साथ आ गईं और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, और यहीं से एक अमेरिकन आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई, और इसी से हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार की शुरुआत। और ये स्टार्ट हुआ, ये पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1775 से और एंड हुआ 1783 में। तो अब इस दौर में जो लेखन हुआ है उसे ही हम रेवोल्यूशनरी प्रोज कहते हैं। ये लेखन ज़्यादातर पैम्फलेट्स, स्पीचेस, एसेज और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में था, और ये सारे ही राइटिंग्स जो थी वो लोगों को आज़ादी के लिए जागरूक करने और ब्रिटिश पॉलिसीज़ और टैक्सेस का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। तो इस काल के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स हैं, इसमें 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जिन्हें मैंने ब्लॉक 2 में भी आपको बताया है। एक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरे हैं टॉमस पेन। टॉमस पेन बेंजामिन फ्रैंकलिन के फ्रेंड हुआ करते थे। तो टॉमस पेन की जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कॉमन सेंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, ये एक बहुत ही फायरी पैम्फलेट है जिसने लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा होने को प्रेरित किया था। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन भी, इन्हीं ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में और दूसरी रचना जो है पुअर रिचर्ड्स एल्मेनेक में इनलाइटनमेंट की वैल्यूज़ बताई हैं। इनको सपोर्ट करने वाले राइटर्स जो थे, ये तो 2 मेन राइटर्स थे। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए भी उस टाइम राइटर्स थे जो इन दोनों राइटर्स की थिंकिंग को और वैल्यूज़ को सपोर्ट करते थे। उनमें हैं जॉन एडम्स, जिनकी रचना डिसर्टेशन ऑन द कैनन एंड फ्यूडल लॉ में उन्होंने प्यूरिटन फ्रीडम और ब्रिटिश लॉ का फ़र्क बताया है। फिर दूसरे हैं जॉन डिकिंसन, जिनकी रचना लेटर्स फ्रॉम अ फार्मर इन पेनिसिल्वेनिया ब्रिटिश टैक्सेशन का विरोध करती हुई दिखाई देती है। फिर जो दूसरे 2 मोर इम्पॉर्टेंट राइटर हैं वो हैं डेविड रैमसे और फिलिप फ्रेन्यू। इन्होंने भी रिवोल्यूशनरी राइटिंग स्पिरिट को अपनी राइटिंग्स के ज़रिए फैलाने की कोशिश की थी। तो इस दौर की राइटिंग्स जो थी वो 2 तरह की हुआ करती थी, एक तो पॉलेमिकल राइटिंग और दूसरी आइडियोलॉजिकल राइटिंग। तो पॉलेमिकल राइटिंग कैसी होती है? पॉलेमिकल राइटिंग में खुले तौर पर ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश राज की आलोचना की गई है और आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे। दूसरी आइडियोलॉजिकल राइटिंग जो होती थी उसमें अमेरिकी सोच और वैल्यूज़ को फैलाया जाता था। जैसे 3 इम्पॉर्टेंट जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं आज भी हैं, वो हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। तो इन तीनों बिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देकर इस तरह की राइटिंग्स में लिखा जाता है।
अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आइकॉनिक रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या है? द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ ए हिस्टोरिक political document through which the 13th American colonies officially declared their independence from British राज। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रीडम का। किससे फ्रीडम? ब्रिटेन से फ्रीडम। और ये स्टेटमेंट बिल्ड किया गया है इनलाइटनमेंट के आइडियाज़, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर। तो ये है इसको अडॉप्ट किया गया जुलाई 4, 1776 में, और इसी डेट में इट मार्क्स द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ सेपरेट नेशन। और इसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अलग नेशन की तरह उसका जन्म होता है, जो कि ब्रिटेन से बिल्कुल ही अलग था। तो इस तरह से अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और उसमें ये आइकॉनिक रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताता है। एक्चुअली दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका फ्रॉम द ब्रिटेन। नाउ एग्ज़ाम टिप में क्या है? एग्ज़ाम टिप में इस यूनिट से जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पैम्फलेट राइटिंग इन अमेरिका लीडिंग अप टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब ये क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का होगा तो आप इसमें स्टार्टिंग टैक्सेस से शुरू करेंगे। पहले आप तीनों टैक्सेस के बारे में बताएंगे, फिर आप बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन की जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उन राइटर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे जिन्होंने इन दोनों राइटर्स को सपोर्ट किया और किस तरह से इन सब ने एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को लोगों के दिलों में भरा, और फाइनली अमेरिका का ब्रिटेन से अलगाव हो गया और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आया। तो ये पूरा हम उसमें लिखेंगे। अब हम यूनिट 2 पे आते हैं। इस तरह हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अब हम यूनिट 2 पे आते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो है नेशनल कंसोलिडेशन। अब ये तो रेवोल्यूशन हो गया और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। इसके बाद क्या होता है? रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को एक नया देश बनना था। अब अमेरिकन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करना और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इस समय का लिटरेचर ज़्यादातर अमेरिकन इनलाइटनमेंट से प्रभावित था। इसमें रीज़न, साइंस, लिबर्टी, ऑप्टिमिज्म, इस तरह की वैल्यूज़ पर जोर दिया गया। तो इस टाइम के जो फेमस राइटर्स थे वो हैं थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मेडिसन। इस तरह के थिंकर्स ने पॉलिटिकल और फिलोसफिकल राइटिंग्स लिखी जिससे देश को एक डायरेक्शन मिला। और फिर फेडरलिस्ट पेपर्स जैसे एसेज में भी सामने आए जिसमें कि बताया गया कि नया संविधान या नया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करेगा। इनलाइटमेंट की राइटिंग आइडियोलॉजिकल थी, यानी आइडियाज़ को फैलाने और एक नई सोच बनाने वाली। इसमें ट्रैवलॉग्स, एसेज, पॉलिटिकल डिस्कशन और बायोग्राफीज़ ज़्यादा लिखी गई हैं इस दौरान। तो नेशनल कंसोलिडेशन में इस तरह की राइटिंग्स ज़्यादा लिखी गई हैं। फिर आप चाहें तो ये टेक्स्ट पढ़ भी सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम एग्ज़ाम टिप के बारे में अगर बात करें तो इस वाली यूनिट से आता है कि डिस्कस द मेजर टेनेट्स ऑफ द अमेरिकन इनलाइटनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड लिटरेचर। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कंप्लीट थोड़ा सा रेवोल्यूशन का भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिका में रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, किस तरह से अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद किस तरह से नेशनल कंसोलिडेशन हुआ और लोग एकजुट होकर सामने आए और उस टाइम के थिंकर्स और फिलोसफर्स ने एक नया संविधान बनाया और नई अमेरिकन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की नींव रखी गई। तो ये सब हम इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे डिटेल में। इसके बाद हम इस ब्लॉक में जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 3, द अदर साइड ऑफ अमेरिकन रोमांटिसिज्म। इसमें क्या है? रोमांटिसिज्म आप जानते हैं कि इमेजिनेशन, नेचर, एडवेंचर और आइडियलिज्म पर आधारित होता है, लेकिन अमेरिका में रोमांटिक राइटिंग के साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जिनकी आवाज़ें मेन स्ट्रीम रोमांटिसिज्म से बाहर थीं। जैसे मेन स्ट्रीम रोमांटिसिज्म तो वो होता है जिसमें इमेजिनेशन, नेचर,
स्पिरिचुअलिटी, ये सब बातें हुई। लेकिन इसी दौरान ऐसे कुछ राइटर्स थे जो मेन स्ट्रीम से हट के थे। जैसे कि पैरेलल सिनेमा नहीं होता, एक मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है कॉमर्शियल, और एक पैरेलल सिनेमा होता है या आर्ट मूवीज़ जिनको बोलते हैं। तो उसी तरह इस टाइम की राइटिंग भी एक मेन स्ट्रीम राइटिंग थी, और दूसरी थी मेन स्ट्रीम रोमांटिसिज्म था, और दूसरा था एक ऐसा ग्रुप जो कि डार्क राइटिंग लिखता था। इनमें तीन मुख्य जो राइटर्स के ग्रुप हैं वो हैं नेटिव अमेरिकन्स, जो रेड इंडियंस हमको जिनको बोलते हैं, जिनको कि बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और उनको ऑलमोस्ट पुश कर दिया गया था वेस्ट की तरफ, उनकी राइटिंग्स। फिर हैं ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, जो कि प्यूरिटन्स जो थे, जिन अफ्रीका से जिन लोगों को दास बना के लाए थे वो भी लिख रहे थे, तो वो उस तरह का स्लेव लिटरेचर भी सामने आया है। फिर है वर्किंग क्लास राइटर, जो लोग काम करते थे, लेबर वॉइसेस, इंडस्ट्रियल हार्डशिप और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी, इन सब ने प्रेरित किया वर्किंग क्लास राइटर्स को अपनी बात रखने के लिए। तो इस तरह का लिटरेचर जो था, रोमांटिसिज्म के साथ साथ ये तीन डार्क लिटरेचर भी सामने आए हैं। नेटिव अमेरिकन्स जो कि जिन्होंने लिखा, साफ तौर ऑब्वियस है कि उन्होंने अपने ऊपर जो प्रताड़ना झेली है उसके बारे में उन्होंने लिखा होगा। सिमिलरली ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स जो स्लेव्स थे वो भी बहुत प्रताड़ित किए जाते थे, उन्होंने अपनी प्रताड़नाओं के बारे में लिखा है। सिमिलरली वर्किंग क्लास राइटर्स, वर्किंग क्लास जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रताड़नाओं और यातनाओं के बारे में लिखा है। तो इस तरह का ये तीन ग्रुप्स जो थे वो भी सामने आए हैं जिन्होंने डार्क लिटरेचर लिखा है। नेटिव अमेरिकन राइटर्स ने अपने कल्चरल मिथ्स और रेजिस्टेंस स्टोरीज़ के ज़रिए डोमिनेंट यूरोपियन आइडियाज़ को चैलेंज किया। फिर ब्लैक राइटर्स ने स्लेवरी और रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ लिखा, जैसे फ्रेडरिक डगलस की स्लेव नैरेटिव ने असली सच्चाई दुनिया को दिखाई। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये फ्रेडरिक डगलस की है, जो कि एक स्लेव थे और उन्होंने जो बुक्स लिखी उनका वो स्लेव नैरेटिव्स कहलाया गया, और उन्होंने बताया हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी क्या है, कि ये लोग ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन स्लेव्स बना के रखते हैं, लोगों को बंधक बना के रखते हैं, उनसे पशुओं और एनिमल्स जैसा व्यवहार करते हैं। फिर वर्किंग क्लास राइटर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आम आदमी के स्ट्रगल्स को दिखाया, और ये तीनों जो राइटिंग्स थी वो रोमांटिक आइडियलिज्म से बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, बिल्कुल अलग थी। तो ये हो गया द अदर साइड ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट वेयर द नेटिव इंडियन ब्लैक एंड वर्किंग क्लास रिस्पॉन्सेज टू अमेरिकन रोमांटिसिज्म। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि अमेरिकन रोमांटिसिज्म क्या है, मेन स्ट्रीम रोमांटिसिज्म के बारे में बताएंगे कि जो कि इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी, आइडियलिज्म से प्रेरित होकर राइटिंग होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट अमेरिकन रोमांटिक राइटर्स जिसमें डार्क रोमांटिक्स भी हों और ब्राइट रोमांटिक्स भी हों। ये ब्लॉग 2 अगर आप फिर से वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डार्क रोमांटिक राइटर्स और ब्राइट रोमांटिक राइटर्स दोनों के बारे में बताया, तो उन दोनों के बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि किस तरह से नेटिव अमेरिकन स्लेव जो थे वहाँ के और वर्किंग क्लास, ये इनकी राइटिंग्स बहुत ही डार्क हुआ करती थी और डीप हुआ करती थी और ज़्यादातर पेसिमिस्टिक हुआ करती थी। तो ये किस तरह से क्या इम्पैक्ट डाला इसने, क्या रिस्पांस दिया इसने अमेरिकन मेन स्ट्रीम रोमांटिसिज्म को। तो ये हमारी यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम जब आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 अमेरिकन प्रोज अराउंड द सिविल वार। तो अब जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, नेशनल कंसोलिडेशन सब हो गया, उसके बाद अमेरिका में बहुत ही हार्ड टाइम अमेरिकन्स को देखना पड़ा और वो था सिविल वार का टाइम। सिविल वार हुई क्यों थी? वो हुई थी नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी को लेके। सदर्न स्टेट्स स्लेवरी के पक्ष में थे और नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते थे। तो इसी मुद्दे को लेकर सिविल वार होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिविल वार प्रोस की। सिविल वार जो थी वो 1861 से लेकर 1865 तक चली थी। अमेरिका में स्लेवरी और स्टेट राइट्स को लेकर हुई थी ये सिविल वार, और इस समय का लिटरेचर बहुत ही डायनेमिक है। 2 तरह की प्रॉस प्रोमिनेंट हुआ करती थी, एक तो पॉलेमिकल प्रॉस और दूसरी आइडियोलॉजिकल प्रॉस।
तो पॉलेमिकल प्रोज जो थी वो ऐसा पहले भी बताया है कि आर्ग्यूमेंटेटिव और कंट्रोवर्शियल थी, जैसे एबॉलिशनिस्ट राइटिंग्स। एबॉलिशनिस्ट राइटिंग मतलब जो कि स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते थे। फिर है एंटी स्लेवरी, इसमें है एंटी स्लेवरी पैम्पलेट्स। बहुत सारी एंटी स्लेवरी पैम्पलेट्स भी लिखी गई है, उन लोगों ने लिखी जो कि स्लेवरी के पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरह का जो प्रोज था वो है आइडियोलॉजिकल प्रोज, जो कि बिलीफ सिस्टम्स और नेशनल आइडेंटिटी को शेप कर रही थी, जैसे लिंकन की स्पीचेस। इस दौर की राइटिंग में जो थीम्स इम्पॉर्टेंट थे वो थे फ्रीडम का थीम, जस्टिस, यूनिटी और स्लेवरी का अंत होना, एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी। तो इस दौरान लिंकन का गेटिसबरी एड्रेस इस दौर का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल है। ये एक छोटा टेक्स्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल स्पीच है। तो ये हो गया हमारा सिविल वार प्रोज। इसमें आप चाहें तो जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है स्लाइड पे, ये आप स्टडी कर सकते हैं और इसको जब क्वेश्चन आए तो आप इसको विस्तार से डिटेल में लिख सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस द नेचर ऑफ प्रोज ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप स्टार्ट करिए कि सिविल वार हुआ क्यों, किन स्टेट्स के बीच हुआ, अब्राहम लिंकन की क्या इसमें भूमिका रही, और कौन सी स्टेट किस स्लेवरी के पक्ष में थे, कौन से स्टेट स्लेवरी के अगेंस्ट में थे। इस तरह का पूरा आप लिखेंगे और फिर आप बताएंगे कि किस तरह की राइटिंग इस टाइम लिखी गई, पॉलिमिकल राइटिंग, आइडियोलॉजिकल राइटिंग, पीरियड ऑफ अपहीवल हुआ उसके दौरान कौन सी राइटिंग लिखी गई, थीम्स क्या थी इस तरह की इस टाइम जो रचनाएं लिखी गई। तो ये सब हम इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं वो है लास्ट यूनिट इस ब्लॉक की, वो है पोस्ट सिविल वार प्रोज। तो अभी जो हमने पढ़ा वो देखा कि सिविल वार के दौरान कैसे लिखी गई। अब सिविल वार के बाद अमेरिका में बहुत से चेंजेस आए। सिविल वार के बाद क्या हुआ कि स्लेवरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। इस समय लिटरेचर में रियलिज्म और सटायर का राइज हुआ, मतलब अमेरिकन रोमांटिसिज्म के भी चल रहा था लेकिन उसके साथ साथ रियलिज्म और सटायर का राइज हुआ। सटायर क्या होता है? व्यंग होता है। राइटर्स आइडियलिज्म से हटकर सोसाइटी की असली तस्वीर दिखाने लगे, उसी को रियलिज्म बोलते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा सबसे बड़ा नाम है मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन ने ह्यूमर, आयरनी और रीजनल डायलेक्ट का इस्तेमाल करके अमेरिकन सोसाइटी के हिपोक्रेसी पर प्रहार किया। ये जब आप हकलबेरी फिन पढ़ेंगे मार्क ट्वेन की, तब आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से मार्क ट्वेन ने अमेरिकन सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाया है। और ये मैंने ब्लॉक 3 जब हकलबेरी फिन कराया था उस टाइम भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है रीजनल डायलेक्ट के बारे में और किस तरह से ट्वेन ने अमेरिकन हिपोक्रेसी को दिखाया है। ट्वेन का काम एकदम रिलेटेबल और ग्राउंडेड होता था, इसीलिए ट्वेन को फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा गया है। उसके बाद रीजनल लिटरेचर, मेमोयर्स और रियलिस्टिक फिक्शन का इस दौर में पॉपुलर हुए थे। ये वो टाइम था जब अमेरिकन प्रोज पूरी तरह यूरोपियन इन्फ्लुएंस से अलग अपनी पहचान बना रहा था। अभी तक तो आपने देखा होगा कि अप अनटिल नाउ मतलब रेवोल्यूशनरी एरा, पोस्ट सिविल वार, प्री सिविल वार पीरियड प्री सिविल वार पीरियड तक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है यूरोपियन अमेरिकन लिटरेचर पर। लेकिन ये इस टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, जब रियलिज्म का उदय हुआ, जब मार्क ट्वेन जैसे राइटर सामने आए, तो आप देखेंगे कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे अमेरिकन प्रोज अलग होता जा रहा है और उसकी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी बन रही है। तो ये थी हमारी ये वाली यूनिट। अब इस यूनिट से मेनली क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ प्रोज इन द पोस्ट सिविल वार पीरियड। तो आप जब ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल मार्क ट्वेन का ले सकते हैं। मार्क ट्वेन की हकलबेरी फिन अच्छे से पढ़ लीजिए, समरी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके वहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस तरह से इवन दो मार्क ट्वेन वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे स्लेव्स रखे जाते थे, लेकिन मार्क ट्वेन किस तरह से स्लेवरी के खिलाफ थे। तो ये आप वहाँ पे, और किस तरह से इन्हीं अमेरिकन सोसाइटी की हिपोक्रेसी को उजागर किया है अपनी रचनाओं और अपने कामों में। इनकी 1-2 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, टॉम सोयर, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है
अब एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और की फोकस एरियाज़ क्या हैं कि आप पिछले 10-15 साल के जो क्वेश्चन देखें, तो अगर क्वेश्चंस देखें तो ब्लॉक 4 से हर साल कोई ना कोई बड़ा सवाल ज़रूर आता है। तो इसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लें और अच्छे से तैयार कर लें, वो हैं पैम्फलेट राइटिंग एंड रेवोल्यूशनरी प्रोज, अमेरिकन एनलाइटनमेंट, अदर साइड ऑफ रोमांटिसिज्म, सिविल वार पोस्ट सिविल वार रियलिज्म एंड सटायर। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हर यूनिट से कम 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और एग्जाम्पल आप याद कर लें। डेट्स, ऑथर और टेक्स्ट का नाम ज़रूर आप मेंशन करें। तो इग्नू के कंटेंट, इग्नू की बुक जो आपकी है वो भी आप पूरी रीड कर लें अच्छे से, ये वीडियो आप अच्छे से पढ़ लें और फिर आप अपना खुद का क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें। तो ये हमने यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम देखें तो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें जून 2024 में पूछा गया डिस्कस द नेचर ऑफ प्रोज ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है कमेंट ऑन कैरेक्टराइजेशन इन मार्क ट्वेन, ये तो हकलबेरी फिन का है, मार्क ट्वेन हकलबेरी फिन। फिर 2021 में आया है डिस्कस द चेंजेस दैट अकर्ड इन अमेरिकन प्रोज ड्यूरिंग द सिविल वार ईयर्स। फिर आया है डिस्कस द यूज़ ऑफ ह्यूमर एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म इन हकलबेरी फिन, तो ये तो हकलबेरी फिन का क्वेश्चन है। फिर आया इलेबरेट ऑन द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द स्कारलेट लेटर सेटिंग ऑल द माइनर कैरेक्टर, ये स्कारलेट लेटर का वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ब्लॉक 2 जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको स्कारलेट लेटर पढ़ाया था। तो इस तरह से हमने ये वाला जो अमेरिकन प्रोज है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप जब ये वाला वीडियो देखें उससे पहले आप ब्लॉक 2 ज़रूर देखें, क्योंकि ब्लॉक 2 में बहुत ही डिटेल में मैंने अमेरिकन प्रोज को बताया है। तो वो ब्लॉक 2 का पूरा वीडियो सुन लें और ये ब्लॉक 4 आप पूरा वीडियो सुन लें और फिर आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश करें। देखिए आप 500 to 800 वर्ड्स के आंसर लिख पाते हैं कि नहीं। आप जब आंसर लिखें तो ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर आप पॉइंट वाइज हेडिंग के साथ आंसर नीचे लिखिए, तो आपको उससे अच्छे नंबर मिलेंगे। आप इस तरह से आंसर लिखने की कोशिश करिए। इनकेस आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और आई कैन हेल्प यू विद द नोट्स ऑल्सो। तो हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम अगला ब्लॉग जो है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।